नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों का नए सत्र में हार्दिक स्वागत है। और हम डे बाय डे ई कंटेंट के थ्रू क्लासों को कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर में रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल से संबंधित, जिसमें यह आपका फर्स्ट पेपर होगा और 75 मार्क्स का होगा। संसाधन भूगोल से संबंधित बुक के बारे में जानकारी दी जाए तो एक तो बीसी जाट और आर के गुर्जर की सर की आती है, वो बुक खरीद सकते हो, या फिर एसडी मौर्य जी की आती है, वो बुक खरीद सकते हो, या फिर एसडी कौशिक की आती है। कोई भी एक टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप खरीद सकते हो। इसके बाद हम इसके 3 सेक्शनों में डिवाइड है। ये अपना सिलेबस जो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। सेक्शन वाइज सेक्शन चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि संसाधन भूगोल मतलब संसाधन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको मैं पीडीएफ रूप में भी आपको सेंड कर दूंगा, जो पढ़ने में इजी रहेगा। बात करते हैं संसाधन की, तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है कि हमेशा से ही मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती। कब तक नहीं कहलाती? कि जब तक कि मनुष्यों का उसमें हस्तक्षेप ना हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। इस संदर्भ में 1933 में जिमरमैन ने ये तर्क दिया कि अपने आप में न तो पर्यावरण और न ही उसके अंग संसाधन है, जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे लिए यूज़ का होगा वही संसाधन होगा। और ये जो विद्वान है जिमरमैन साहब, ये आपके संसाधन भूगोल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जाके देखोगे इन्होंने संसाधनों का क्लासिफिकेशन भी किया था। संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हैं। मनुष्य प्रकृति के अपने अनुरूप उपयोग के लिए तकनीकों का विकास करता है। प्राकृतिक तंत्र में किसी तकनीक का जनप्रिय प्रयोग उसे एक सभ्यता में परिणत करता है, यथा जीने का तरीका या जीवन निर्वाह। इस प्रकार ये सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति प्राप्त करता है। संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक है। इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योगों आदि के अपने संसार का निर्माण किया है। ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफ़ी उपयोगी भी हैं और मानव के विकास के लिए आवश्यक भी है। ये तो एक सामान्य परिचय हो गया कि क्या होता है संसाधन, क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी। अब बात करते हैं मेन चीज़ पे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। जब भी आपको परिभाषा की बात की जाए तो आप इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल परिभाषा दे दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए स्पष्ट। उसके बाद में जब तक आप थिंकर्स के अकॉर्डिंग परिभाषा नहीं दोगे तो वो आंसर आपका सटीक आंसर नहीं होगा। तो थिंकर्स को भी ऐड करना इसमें ज़रूरी होता है। देखिए, अब सबसे पहले है स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार, और जो भी किसी राइटर के अकॉर्डिंग या विद्वान के अकॉर्डिंग आप परिभाषा देते हो या कोई स्टेटमेंट देते हो, उसे अंडरलाइन में इन्वर्टेड कॉमाज में ज़रूर करिएगा, जैसे कि ये कर रखा है। तो स्मिथ एवं फिलिप्स ने कहा कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। थोड़ी देर पहले हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे थे, उसमें भी बताया कि संसाधन वही है जो मानव के यूज में आए जो यूज में नहीं आ रहा वो उसके लिए संसाधन है ही नहीं।
तो स्मिथ एवं फिलिप्स साहब ने भी यही कहा कि भौतिक रूप से कई संसाधन होते हैं लेकिन जो मानव के उपयोग में आए। नेक्स्ट थिंकर है जेम्स एवं फिशर। इन्होंने कहा कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। सबका सार एक ही है कि वो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ या प्रकृति का कोई भी ऐसा चीज़ हो जो मानव के यूज का हो। और मेन डेफिनेशन जिमरमैन साहब की, उन्होंने बताया कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, जैसे ही उन्हें मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। ये तो बात करी हमने संसाधनों की परिभाषा की। अब आगे बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। किसी भी चीज़ का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन आप जब भी दो तो ऐसे नहीं है कि इतने प्रकार के होते हैं उतने प्रकार के होते हैं। उसका आधार देना ज़रूरी होता है, बेस देना ज़रूरी होता है कि हम उसका वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं। अब जैसे संसाधनों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर पर, या कोई अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इनका आगे डिटेल से हम चर्चा करेंगे, अभी तो ये देख लीजिए कि किस आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, तो इसमें व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं। विकास के स्तर के आधार पर देखें तो ये कोई वैसे तो क्लासिफिकेशन नहीं है, बट दे देते हैं वैसे ही कि कितनी संभावना है, विकसित भंडार कितने हैं, स्टोरेज कितने हैं, उसके आधार पर भी इनको विभाजित कर दिया जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण की डिटेल। हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि इन्हें दो भागों में विभाजित किया था उत्पत्ति के आधार पर, जैव या बायोटिक संसाधन, अजैव या अबायोटिक संसाधन। नाम से ही क्लियर है, जैसे जैव संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती हैं। जैव संसाधन हमें जीवमंडल से मिलती है। उदाहरण के मनुष्य सहित सभी प्राणी भी संसाधन ही हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आदि आते हैं। अजैव संसाधन की बात करें तो हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, अर्थात निर्जीव हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणतः जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, गैस, सूर्य का प्रकाश आदि। तो ये एक इसको वर्णन के देने के साथ साथ एक सिंपल सा डायग्राम भी दे दीजिएगा जिसमें ये सब चीज़ें शो हो सके, तो वो एक सटीक आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करें समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है कि नवीकरणीय योग्य या रिन्यूएबल और अनवीकरणीय योग्य या नॉन रिन्यूएबल संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है, नवीकरण से योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव। इन संसाधनों को इनके सतत प्रवाह के कारण नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे लेकिन सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, ये वापस जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल, कोयला आदि। जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने पर उन्हें किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात इनका यूज एक बार में ही होता है। धातु ले लो, जैसे कि धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है,
हालांकि धातु का एक बार उपयोग के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहे के एक डिब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर से उसी तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए खनन की आवश्यकता होती है। अतः धातुओं को भी अनवीकरणीय योग्य संसाधन में रखा। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। इसे 4 भागों में बांटते हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। बात करें व्यक्तिगत संसाधन की तो वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब, व्यक्तिगत निजी चारागाह, व्यक्तिगत कुएं आदि। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर इन्हें भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राकृतिक व मानवीय। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चारागाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि। नाम से ही क्लियर है कि सामुदायिक मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज में होगा ये। और इसमें लास्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सड़कें, नदियाँ, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र, राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र और उनके अंतर्गत आने वाले संसाधन। वैसे तो देश के अंदर आने वाले सभी वस्तुओं पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है, चाहे वह कोई भूमि हो या कोई तालाब हो। सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्र लोकहित में अधिग्रहित कर सकती है, जैसे कि सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनाने के लिए निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाता है। लास्ट में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, तो तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें मैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका था ओशियनोग्राफी में, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था कि 200 नॉटिकल तक के एरिया को क्या बोलते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं। इनके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभी संसाधनों के और काफ़ी डिटेल से वर्गीकरण की। धन्यवाद।